नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे। तो दोस्तों, आज मैं इसी कड़ी में आप लोगों के सामने जो वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ वो आपके PCS, आपके पटवारी या फिर लेखपाल और या फिर वीडियोज की जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, और साथ ही जो लेक्चरर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री से, तो उनके लिए भी ये आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपका आधुनिक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि प्रथम विश्व युद्ध और होम रूल आंदोलन से संबंधित है। तो इसके संबंध में हम समझते हैं क्या रहा, क्या चीज़ें रही ये, ठीक है। अगर हम परिचय की अगर बात करें, प्रथम विश्व युद्ध और होम रूल आंदोलन की बात करें, तो युद्ध ने भारतीय, अगर मैं राष्ट्रवाद को अगर कहें तो अधिक स्वायत्तता और स्वशासन के लिए दबाव बनाने का कहीं ना कहीं अवसर प्रदान करा। जब आपने देखा होगा, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं भारत की भी उसमें भागीदारी हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में भी कई ऐसे भारतीय जो सैनिक थे वो भी शहीद हुए। तो कहीं ना कहीं इस तरफ अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं अधिक स्वायत्तता और स्वशासन की दिशा में कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने का कहीं ना कहीं एक अवसर ये प्रदान करा किसने, अगर होम रूल की बात करें या फिर आपके प्रथम विश्व युद्ध ने। जबकि कुछ रियासतें पाने वालों की उम्मीद में अगर बात करें, जो रियासत थे जो यहाँ पर रजवाड़े रहे तो उनको पाने की उम्मीद में कहीं अगर हम बात करें तो ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों का समर्थन भी करा। बहुत से लोगों ने कहा कि हम ब्रिटिशरों पर हम क्या करते हैं, आंदोलन कर देते हैं या उस पर युद्ध कर देते हैं, तो या उनके साथ कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। तो इस तरीके से प्रयासों का भी समर्थन यहाँ पर किया गया और दूसरों ने इसे स्वतंत्रता की मांग के लिए अवसर के रूप में देखा। अगर देखें, भारत जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के अधीन ये रहा, तो कहीं ना कहीं जब द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध जैसी स्थितियां जब बन रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं भारत के सामने ये एक मौका था अपने आप को साबित करने का, या कहें इसके जो राजनीतिकार थे या कहें जो आपके जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारी थे, तो उन्होंने स्वतंत्रता की मांग का एक अवसर यहाँ पर देखा कि भैया ये समय बहुत बेहतरीन है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनके साथ हम युद्ध लड़ सकते हैं और अपनी विजय पताका यहाँ पर फैला सकते हैं। कहीं ना कहीं भारत को हम क्या कर सकते हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर घोषित कर सकते हैं। तो युद्ध ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरोधाभास को भी उजागर कर दिया गया। देखिए, ब्रिटिशरों की किस तरीके से उपनिवेशवाद ही राजनीति करने की क्या करो फूट करो नीति वाली जो ये स्थिति थे, राज करो फूट करो या नाराज करो की जो नीति रही है ब्रिटिशरों की, तो उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास को भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा उजागर किया और भारत से एक ऐसे युद्ध के लिए बलिदान की उम्मीद की जा रही थी जिसका कोई भी सीधा हित नहीं था, कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उपनिवेशवाद का जब जैसा विरोधाभास हो रहा था उसको अगर हम मद्देनजर रखें तो कहीं ना कहीं भारत एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रहा था जिसकी बलिदान की उम्मीद की जा रही थी कि हाँ, बहुत ढेर सारे लोग शहीद होंगे स्वतंत्रता आंदोलन की प्राप्ति के लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का ये चीज़ें हो रही थी जिसका कोई भी अगर हम देखें सीधा कोई हित नहीं था। और भारत जो उस समय अगर देखें ब्रिटिश उपनिवेशवाद शासन के अधीन रहा। अगर हम देखें जब ये चीज़ें घटनाक्रम घट रहा था तो उस समय भारत क्या था, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के ये गुलाम ये रहा या कहीं उपनिवेशवाद के शासन के अधीन ये रहा और ब्रिटिश साम्राज्य के एक हिस्से के रूप में युद्ध प्रयास में शामिल हो गया। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं भारत के जो किसके अधीन थी, ब्रिटिशों के अधीन थे। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध का कहीं ना कहीं एक हिस्सा ये हो गया था। भारत का जो पूरा तंत्र था अगर बेसिक लेकर के तो युद्ध की तरफ ये भी कहीं ना कहीं अग्रसर रहा। तो भारतीय सैनिकों ने विभिन्न मोर्चों पर लड़ाई की और युद्धों के प्रयास के महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया, बलिदान भी दिया अगर हम कहें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें जो देखने के लिए आपको मिलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के प्राप्ति भारतीय राष्ट्रवाद की जो प्रतिक्रियाएं रही तो किस तरीके से रहा। जब प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात कर रहे हैं तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 का काल में भारतीय राष्ट्रवाद का कहीं ना कहीं परिपक्व ये हुआ। जिस तरीके से युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं भारत को भी समझ में आएगा क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर युद्ध दो पुरुष ये थे, ठीक है, और दो देशों के बीच अगर हम कहें ये युद्ध रहा तो उस टाइम पे दो युद्ध में दो पुरुष ये थे। अगर कहें मित्र राष्ट्र
मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन शामिल थे? कभी क्वेश्चन पूछा जाए द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत कितने मित्र राष्ट्र के सदस्य थे, मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य आते? तो आपको पता होना चाहिए, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, इटली हो गया, जापान, ठीक है। और केंद्र शासित शक्तियाँ की अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और टर्की जैसे ये क्या थे, केंद्रीय ये शक्तियों के रूप में यहाँ पर ये थी। अब भारत की किस तरीके से इसमें प्रतिक्रिया रही थी उसको भी देखने का नज़रिया अलग रहा। अगर देखें उदारवादी की अगर हम बात करते हैं, युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन करना अपना कर्तव्य समझते थे। देखिए उदारवाद का मतलब कि हम किसी के प्रति कितना सजग हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन करना अपना कर्तव्य समझते थे, क्योंकि ये लेके चले क्योंकि हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्या थे, कहीं ना कहीं उसके अधीन ये रहे। तो कहीं ना कहीं हमने ये समझा कि भैया ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन करना ही हमने अपना कर्तव्य समझा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा किया गया था, पूरे भारत को रन किया जा रहा था। अब देखिए चरमपंथी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तिलक की तरह, देखिए यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे, तिलक की तरह उन्होंने भी युद्ध का समर्थन किया, तब भारत की वफादारी के बदले स्वशासन की उम्मीद की। देखिए कहीं ना कहीं रणनीति के तहत ये सारी चीज़ें हुई। जब ब्रिटिश काल में जब ये युद्ध लड़े गए थे तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने भी अगर कहें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो उससे ये कहीं ना कहीं हमने ब्रिटिशों का कहीं ना कहीं एक विश्वास जीत लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने ये उम्मीद लगाई थी कि भैया आने वाले समय में हमें कहीं ना कहीं एक स्वशासन या कहीं हम एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरफ हम कहीं ना कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसकी राह हम देख रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें इसी के अंतर्गत हुई। और क्रांतिकारी अगर कहें तो उन्होंने, अगर क्रांतिकारियों की बात करें तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का अवसर देखा तो तत्काल स्वतंत्रता की मांग कर दी। जिस तरीके से परिदृश्य बना था तो उसके खिलाफ हमने क्या करा, ब्रिटिशरों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का हमने अवसर भुनाए, और उसके तुरंत बाद ही हमने क्या करा, कहीं ना कहीं हमने ये मांग प्रबल उठा दी थी कि हमें स्वतंत्र होना है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को झुकना पड़ा, और जिसकी वजह से इन्होंने भारत छोड़ के ये गए। तो कहीं ना कहीं हमें स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम स्वतंत्र है। अब यहाँ पर देखिए भ्रामक मान्यताएं क्या रही उस समय, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के सार्थक यह समझने में विफल रहे कि साम्राज्यवादी जो शक्तियाँ भारत के कल्याण को बढ़ावा नहीं दे रही हैं, बल्कि अपने हितों की रक्षा कर रही हैं। जब ये चीज़ें, जो भयानक स्थिति कैसे पैदा हुई कि भैया जब ब्रिटिशर की अगर कहे ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के समर्थक ये रहा है, और इसे समझने में कहीं ना कहीं ये विफल रहा है कि भैया साम्यवादी जो शासन शक्तियां हैं कहीं ना कहीं भारत के कल्याण को बढ़ावा नहीं दे रही हैं, बल्कि इनके हितों की क्या करे, रक्षा कर रही थी, ठीक है। अब ये देखिए जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये लेके चलिए कि जो ब्रिटिशर थे उनकी ये सोच थी कि भैया भारत की संप्रभुत्वता को कहीं ना कहीं उसको सुरक्षित रखना है, तो उनके हितों की कहीं ना कहीं सुरक्षा ये रही थी। तो ये भ्रामक स्थितियाँ बनी थी, मान्यताएं ये रही थी। अब ब्रिटिश दमन का प्रभाव देखिए, ब्रिटिश दमन का अगर हम प्रभाव की बात करें तो मौलाना आज़ाद के अल हिलाल और मोहम्मद अली के कामरेड जैसे प्रकाशनों का दमन हुआ। अब इसी समय ब्रिटिशरों ने मौलाना आज़ाद हो गए और मोहम्मद अली जैसे प्रकाशनों का क्या क्या यहाँ पर दमन करा। अली बंधु, मौलाना आज़ाद, हर्षरत मोहानी जैसे नेताओं को यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, नज़रबंद कर दिया गया था। और यंग पार्टी के भी असंतोष जिस तरीके से फैला, साम्यवाद कहीं ना कहीं विरोधी भावनाओं को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भारत में जिस तरीके से वित्तीय प्रभाव रहा, तो जब युद्ध हुआ, युद्ध के कारण भारतीय सेनाओं की संख्या में बहुत अधिक कमी हो गई थी, क्योंकि बहुत ढेर सारे सैनिकों का क्या हुआ था, कहीं ना कहीं बलिदान हो गया था, कहीं ना कहीं सेना त्रस्त हो गई थी, और कहीं ना कहीं बहुत अधिक संख्या में भारतीय सेनाओं की शहादत भी हुई। और उसको मद्देनज़र देखें तो सैनिकों की बहुत कमी हो गई थी। तो एक समय तो शहीद सैनिकों की संख्या सिर्फ मात्र अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो 15,000 ही ये रह गई थी। भारतीय सेना को अगर हम छोड़ दें तो श्वेत सेना मतलब ब्रिटिशरों की सेना की जो संख्या उस समय जो रह गई थी से वो केवल 15,000 के आसपास ही ये सीमित रह गई थी। इसे जर्मनी और तुर्क से वित्तीय और सैन्य मदद की संभावनाएं बढ़ गई थी। जब इनकी सेना इतनी रह गई थी तो कहीं ना कहीं जर्मनी से और तुर्की से कहीं ना कहीं वित्तीय सहायता जब मिली, और कहीं ना कहीं ये रहा कि भैया अब तो सेना में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी या कहीं उसमें मदद मिली। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि होम रूल आंदोलन के कुछ नेताओं के बारे में, तो इसको समझने से पूर्व थोड़ा सा और गहराई में लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, भारत में
होम रूल आंदोलन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोकमान्य तिलक की अगर बात करें और एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने 1916 में ये शुरू किया गया एक होम रूल आंदोलन था। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि होम रूल आंदोलन किस वर्ष से इसकी शुरुआत हुई, किन नेताओं द्वारा इसको शुरुआत किया गया था, तो आपको पता होना लोकमान्य तिलक द्वारा और एनी बेसेंट जैसे जो प्रमुख नेता रहे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस संगठन की शुरुआत करी, होम रूल आंदोलन को कहीं ना कहीं ज्वलंत करा। तो ब्रिटिश शासित भारत में स्वशासन की दिशा में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ये कदम ये रहा। अगर कहें तो जो होम रूल आंदोलन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से हम ब्रिटिशों के अधीन थे, तो उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम जब कहते हैं कि हम स्वतंत्र होने के लिए हमारा खुद का शासन व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसके लिए एक कहीं ना कहीं एक बेहतरीन दिशा पर ये कदम ये उठाया और कहीं ना कहीं ये लेके चलिए कहीं हम आज़ादी की तरफ हम बढ़ते हुए चले, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मील का पत्थर ये साबित हुआ था। याद रखिए इसका महत्व भारतीय समाज को बड़े पैमाने में संगठित करने और राष्ट्रवादी भावनाओं को एक उनके अंदर लाने के लिए कहीं ना कहीं लहर को प्रेरित करना। देखिए भारत की इतनी बड़ी जो जनसंख्या है और इसको राष्ट्र के प्रति सराबोर करने के लिए बड़े बड़े संगठनों का निर्माण किया गया है। समाज को बड़े पैमाने में संगठित करने में समय भी लगता है, ठीक है। और राष्ट्रवाद की भावना की अगर बात करें तो उस लहर को प्रेरित करने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास करा और इसके अगर कहें बलबूते या उसके नतीजे जो देखने को मिले, कहीं ना कहीं भारत एकजुट एक छतरी के नीचे ये आया और जिससे देश को कहीं ना कहीं भविष्य के प्रतिरोध के लिए तैयार किया गया। अगर हम भविष्य में अपनी आज़ादी की अगर मांग करते हैं तो एक स्वर में सभी लोग इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं जो जुल्म सितम हो रहे हैं ब्रिटिशरों के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं उससे हम आज़ादी पा सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं हम इस देश से बाहर कर सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े संगठनों का निर्माण किया गया था, तो इसीलिए किया गया था जो ये भारत में होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं इसका जो उद्देश्य था कहीं ना कहीं भारत को स्वतंत्र स्वशासित संगठन या स्वशासन की तरफ बढ़ाना ये था। अब देखिए इस लेख का अगर मैं इस लेख की अगर बात करूं तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में होम रूल आंदोलन की उत्पत्ति, गतिविधियों और उसके प्रभाव और विस्तार का हम यहाँ पर इसमें अध्ययन करूँगा मैं आपके सामने, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए भारत में होम रूल आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने रखूँगा, उसको समझने का प्रयत्न करिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया है होम रूल आंदोलन भारत की स्वशासन की खोज और उसकी खोज की तरफ एक महत्वपूर्ण था और अधिक मुखर राष्ट्रवाद रुख में एक महत्वपूर्ण ये मोड़ यह साबित सिद्ध हुआ। देखिए अगर हम बात जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कहीं ना कहीं ब्रिटिशरों ने भी कहीं ना कहीं भारत के जितने भी सैनिक थे इस युद्ध में जिस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो जब ये होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं हमने ये सोचा कि भैया हम भी कहीं ना कहीं स्वशासन की खोज के लिए हम अधिक मुखर हो गए और कहीं ना कहीं हमने राष्ट्रवादी रुख को अपनाते हुए एक मील का पत्थर यह साबित हुआ और इसकी तरफ हम बढ़ते हुए चले गए। और अगर हम बात करें सार्थक सुधार देने में ब्रिटिश सरकार की अनैच्छिक निराशा और भारतीय नेताओं ने क्या करा, ब्रिटिशरों पर क्या करा, कार्रवाई के बदले दबाव डालना और जन आधारित राजनीति आंदोलन की आवश्यकताओं को पहचान ली। देखिए कहीं ना कहीं ब्रिटिशरों की ये इच्छा नहीं थी कि हम भारत को स्वतंत्र कर दें या भारत से हम चले जाएं, तो उनकी निराशा ये थी कि भैया उन्होंने जिस तरीके से कमेंटमेंट करे वो अपने कमेंटमेंट से वो हटे, तो कहीं ना कहीं भारतीय नेताओं ने जो ब्रिटिशरों पर इतना दबाव डाला, दबाव बनाने का कहीं ना कहीं कार्रवाई करी और दबाव डालने पर उन्होंने इस तरीके से ये चीज़ें की कि भैया आप नहीं करोगे तो हम कहीं ना कहीं जन आधारित राजनीति आंदोलनों की हमें आवश्यकता होगी, उनकी आवश्यकताओं को उनके द्वारा पहचान लिया गया। और इसी प्रकार अगर हम देखें आंदोलन जो राष्ट्रवाद के जो आंदोलन था वो बढ़ता गया और कहीं ना कहीं जोश व्यक्तियों में बढ़ते रहा और आर्थिक कठिनाइयाँ और उदारवादी नेतृत्व में भी कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को निष्क्रिय दृष्टिकोणों से मोहभंग के मिश्रण से उभरना पड़ा। देखिए कहीं ना कहीं हमें अपने आर्थिक लाभों से भी अपने आप को पृथक करना पड़ा, कहीं ना कहीं राष्ट्र की प्राथमिकता को हमने पहले मद्देनजर रखा, तो इस तरीके से हमने देखा। अगर हम कहते हैं होम रूल मूवमेंट की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई ये देखिएगा। तो होम रूल लीग की स्थापना अगर कहें, होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के संघर्ष से प्रेरित उस समय राजनीतिक माहौल में भारतीयों ने निर्धन बना दिया था, क्योंकि भारत की भी सेना को कहीं ना कहीं इसमें युद्ध में झोंक दिया गया, कहीं ना कहीं भारतीयों को भी कहीं ना कहीं एकदम कंगाल बना दिया। इसके बदले आतुर ये हो गए थे, ठीक है। कहीं ना कहीं भारत में भी कहीं ना कहीं एक बदलाव के लिए हम बहुत ज़्यादा सजग हो गए थे। अगर हम देखें आर्थिक तनाव बहुत अधिक था, यूरोप में
साम्यवादी अगर हम बात करें, साम्राज्यवादी संघर्ष से अगर देखें पश्चिमी श्रेष्ठता कहीं न कहीं भंग या चकनाचूर कर दिए गए थे। और इस संदर्भ में अगर देखें तो 1916 में 2 होम रूल लीगों का गठन किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस वर्ष से 2 होम रूल लीगों का गठन किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो 1916 में ये हुआ। लोकमान्य तिलक की अगर बात करें तो पहली लीग का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया, ठीक है। और जो ये नेतृत्व किया गया, ये महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटक और मध्य प्रांतों के हिस्से शामिल थे इनके अंतर्गत, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भैया होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी या कहीं इस आंदोलन को जो स्थापित किया गया था, इसके पहले जो नेता के रूप में किसे माना जाता है, तिलक जी को माना जाता है। और 2 लीगों के रूप में इस संगठन को गठन किया गया था। पहले संगठन के जो रूप में जिस नेता ने अपने इस लीग के नेतृत्व किया वो आपके लोकमान्य तिलक जी थे। और इन्होंने किन प्रांतों का नेतृत्व किया, किन प्रांतों को अपने अधीन इन्होंने रखा, वहाँ पर राष्ट्र की अलग को जगाने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य करे। मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रांत के हिस्सों ये इसके अंदर शामिल थे। जबकि जो एनी बेसेंट थे और साथ ही सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या करा, दूसरे लीग का नेतृत्व, इन दोनों ने इस दूसरे लीग का नेतृत्व किया। और इन्होंने क्या करा, पूरे भारत और विशेष रूप से अगर कहें जो मद्रास प्रेसिडेंटी पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया था, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो उनका साझा उद्देश्य युद्ध के बाद भारत के लिए होम रूल या स्वशासन की मांग को बढ़ावा देना था। अगर कहें होम रूल को अगर हम देखें तो स्वशासन की कहीं ना कहीं हमने मांग की तरफ हम बढ़े, उसको बढ़ावा देने के लिए तिलक ने क्या करे, जो अगर हम बेसिकली अगर हम देखें तिलक जी का जो प्रसिद्ध नारे रहे, होम रूल मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसने क्या करे, देश भर में कहीं ना कहीं जो समर्थक थे उनमें कहीं ना कहीं उत्साह प्रबल कर दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि होम रूल मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका नारा है, ये किसके द्वारा ये कहा गया था, ये नारे को प्रसिद्ध किया गया था, तो ये तिलक जी के द्वारा ये किया गया था। और इसी नारे से कहीं ना कहीं भारत में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आज़ादी की एक अलग प्रत्येक जनमानस में जगी, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होम रूल लीग की गतिविधियाँ क्या रही। दोनों लीगों ने होम रूल के पक्ष में भारत में जनमानस को जुटाने में कहीं ना कहीं व्यापार राजनीति जो शिक्षा थी उसका अभियान चलाए कि भैया हमें गांव-गांव, शहर-शहर, छोटे-छोटे टोलियों में या कहीं छोटे-छोटे पंचायतों के माध्यम से, गुटों के माध्यम से हमने क्या करना है, लोगों को इकट्ठा करना है और कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति उनको सजग करना है। उनको कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों द्वारा जो किए जा रहे उत्पीड़न है, जिस तरीके से भारत निर्धन होता जा रहा था और कहीं ना कहीं एक अकाल की गर्त में जा रहा था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये अभियान चला गया। और जो गतिविधियां थी, सार्वजनिक बैठक हुई, आयोजन करना था, पुस्तकालयों की स्थापना करनी थी, सम्मेलनों का आयोजन करना था, वाचन कहीं ना कहीं छोटे छोटे मोटे बैठकों का नेटवर्क बनाना था और राष्ट्रवादी साहित्य तक ये पहुँचाना था, ये चीज़ें रखें। इसके अतिरिक्त अगर कहें तो तिलक के जो केसरी और मराठा और बेसेंट के न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसे समाचार पत्रों ने भी स्वशासन के बारे में भर भर के अपने क्या करें न्यूज़ को पब्लिश किया और लोगों तक फैलाने की कहीं ना कहीं मदद की। तो इन समाचार पत्रों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं जोर शोरों से स्वशासन या होम रूल जैसी संगठनों ने क्या करा, इस आंदोलन को कहीं ना कहीं एक उत्तेजित आंदोलन के रूप में इन समाचार पत्रों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कहीं ना कहीं भारत के जनमानस को जागरूक करने के लिए एक मदद भी मिली। और कहीं ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में भारत का योगदान पर भी जोर दिया कि भैया जिस तरीके से भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी भूमिका निभाई, द्वितीय विश्व युद्ध में निभाई, तो उस में भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में भारत के योगदान पर भी जोर दिया गया। और ये जो अभियान था बेसिकली अगर कहें गुजरात और सिंधु जैसे नए क्षेत्रों तक ये पहुंचा। और इन्होंने पहले अगर कहें जिन्हें पहले राजनीति रूप से पिछड़ा माना जाता था और जिसे आंदोलन को अखिल भारतीय अपील हासिल करने में कहीं ना कहीं मदद मिली, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम देखें सरकारी दमन की प्रतिक्रिया किस तरीके से सरकार जो ब्रिटिशरों के द्वारा किस तरीके से इस मूवमेंट को दबाने का प्रयत्न किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने होम रूल आंदोलन को जिस तरीके से इसका बढ़ता हुआ प्रभाव था कहीं ना कहीं उसको ये हो गया था भैया अब तो खतरा है, इसको देखते हुए इसने क्या है इस आंदोलन को
दबाने का कार्य किया और दमनकारियों का कहीं ना कहीं उपायों का ये सहारा लिया कि इस चीज़ को ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए, जिससे कि हमारे लिए ही ये नुकसानदायी होगा। तो ये तमाम चीज़ें किसके द्वारा किए गए? ब्रिटिशरों के द्वारा किया गया। और भारत रक्षा अभियान का प्रयोग अगर देखिएगा, भारत रक्षा अभियान का प्रयोग गतिविधियों को प्रतिबंधित करने में तथा छात्रों को होम रूल बैठकों में भाग लेने से रोकने के लिए किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत रक्षा अधिनियम का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो जो भी गतिविधियां होती थी कहीं ना कहीं भारत को एकजुट करने के लिए, जो छोटे छोटे जो बैठकें होती थी छात्रों के द्वारा, तो उनको बैठकों से ना पहुंच पाए, उनको बैठकों में जाने से रोकना, ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत की गई। अगर बेसिकली हम अगर देखें, जो एनी बेसेंट हैं, ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसे नेता थे, नेताओं को कारावास कराया गया, जेल डाला गया। और साथ ही अगर हम कहें तिलक जी को भी, तिलक पर भी क्या है, पंजाब और दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रहा था। तो दिल्ली की सरहदों पर कहें, पंजाब क्षेत्रों में ये ब्रिटिशरों ने इनके आने पर रोक लगा दी, भैया अगर आप आओगे तो हम तुम्हें गोली से मार देंगे, या फिर आपको इन क्षेत्रों में आपको क्या है, तड़ीपार ये कर दिया है। इस तरीके से समझिएगा कि इन प्रदेशों में इनका बिल्कुल भी बाइकआउट कर दिया गया था और इन प्रदेशों में ये घुस नहीं सकते थे। ठीक है, हालांकि ये दमन उल्टा पड़ गया कहीं ना कहीं, जिस तरीके से ब्रिटिशों ने समझा तो ये चीज़ें उसके विरुद्ध हो गई। और देश भर में अगर देखें, राष्ट्र भावना कहीं ना कहीं तीव्र गति से प्रवाहित होने लगी। और ये जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं देश के हितों में ये कहीं ना कहीं अग्रसर हो रही थी। अगर हम देखें, होम रूल के समर्थन में विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, सामूहिक सभाओं का व्यापक रूप से फैलाव होने लगा। और कहीं ना कहीं संकेत मिला, भारतीय जनता ब्रिटिश शासन को चुनौती देने में कहीं ना कहीं तैयार हो रही थी। जिस तरीके से भारत की जनमानस एकजुटता के साथ एक दूसरे का साथ दे रहे थे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन को बड़ी यही चुनौती यहाँ पर देखने को मिली। और कहीं ना कहीं इस चुनौती से कहीं ना ये लेके चले कि ब्रिटिशरों के जड़ हिल गए थे। अब ये होम रूल आंदोलन का महत्व क्या रहा, तो इसको भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। सरकार ने दमनकारियों पर कार्रवाई करने के कारण क्या हुआ, भारत के लिए ब्रिटिश सचिव ने 1917 में राष्ट्रवादियों को खुश करने के लिए एक उद्देश्य से के कार्मिक स्वशासन संस्थान की स्थापना का वादा किया था। देखिए 1917 में ब्रिटिशरों ने क्या था, जितने भी राष्ट्रवादी जो थे भारत में, उनको खुश करने के उद्देश्य से एक संस्था का गठन किया गया था, जिसे कार्मिक स्वशासी संस्था की स्थापना का वादा इनके द्वारा किया गया था। और आंदोलन कहीं ना कहीं इससे धीमा पड़ गया। हमने ये सोचा कि भैया ठीक है, ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वशासन की बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो आंदोलन था धीमा पड़ गया। परंतु होम रूल जो आंदोलन था, इसको स्थायी प्रभाव ही छोड़ा। ये देखें, प्रभाव छोड़ा कहीं ना कहीं। देखिए इसने अपनी एक अमिट छाप ये छोड़ गया। इससे क्या हुआ, व्यापक जनता को शामिल करने में कहीं ना कहीं मददगार सिद्ध हुई। और कहीं ना कहीं जनता में जोश भरकर और भारतीयों को कहीं ना कहीं अहिंसक विरोध के गांधी युग के लिए तैयार कर दिया गया। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कहीं ना कहीं एक बदलाव का दिशा ये दी गई। और 1920 में स्वराज सभा के रूप में विकसित हुआ और इसके आदेशों को आगे बढ़ाया गया। याद देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज सभा के रूप में कब विकसित हुआ ये आंदोलन, तो याद देखिएगा 1920 में हुआ। और बेसिकली अगर हम देखें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में होम रूल आंदोलन का महत्व किस तरीके से रहा, जैसे हमने अभी आपको बताया, तो होम रूल आंदोलन ने की अगर बात करें, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान इसने बनाया। इसके अविभाजित वर्ग की अगर हम बात करते हैं, तो नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन से जन आंदोलन का बदलाव का संकेत हमें दिया गया। और स्वशासन को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए भारतीय राजनीति को कहीं सशक्त के रूप में आगे बढ़ी। और इस आंदोलन से अंतर्राष्ट्रीय राय को भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया। अमेरिका हो गया, चाहे ब्रिटेन की बात करें या ब्रिटिशरों की बात करें, तो नेताओं से क्या हुआ, समान रूप से समर्थन प्राप्त हुआ। और बाद के वर्षों में जिस तरीके से गांधी मूवमेंट चला, उनके नेतृत्व में आंदोलनों के लिए कहीं ना कहीं मंच तैयार किए गए। और इस होम रूल आंदोलन का अगर हम पूरा निष्कर्ष अगर देखें दोस्तों, होम रूल आंदोलन एक क्रांतिकारी क्या थी, एक अवधि थी जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं व्यापक जमीनी स्तर पर भागीदारी
की शुरुआत हुई और व्यापक राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं भावनाओं को प्रेरित करने में अपनी भूमिका निर्वाह की और ब्रिटिश नीतियों को कहीं ना कहीं चुनौती देने की इसकी क्षमता रही और भारतीय लोगों को कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्प है उजागर करने किया गया। और साथ ही अगर हम बात करें आंदोलन की, जिस तरीके से विस्तारवादी स्थायी रूप में इसने एक रूप दिया और साथ ही गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध सही तरह के स्वतंत्रता आंदोलन के जो चरण थे, चरणबद्ध तरीके से इनको तैयार किया गया, जनता को तैयार किया गया और होम रूल आंदोलन के जितने भी विभिन्न क्षेत्र रहे हैं उन समुदायों को इसमें शामिल करके ब्रिटिश औपनिवेश शासन के खिलाफ एकजुट होकर कहीं ना कहीं लचीला और स्थायी अभियान को कहीं ना कहीं मार्ग प्रशस्त हुआ। तो बेसिकली हम बात करें तो ये होम रूल आंदोलन से संबंधित था। अगर होम रूल आंदोलन के नेताओं की बात करें तो प्रसंग की तरह उद्देश्य क्या था, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको ये बता दी गई हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको इसकी वीडियो अगर मैं बात करूँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।